जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को कंबाइंड तरीके से देखते हैं एक ही वीडियो में, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज हम 17 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखेंगे। हर शाम 6 बजे आपके सामने शो आ जाता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन आए या ना आए, सब्सक्राइब किया हो ना किया हो, 6 बजे एनालिसिस को देख ज़रूर लिया कीजिए। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जैसे कि हर रोज़ हम एक एमसीक्यू जो है वो देखते हैं, और आज का ये एमसीक्यू आपको नज़र आ रहा है। इसका आपको जवाब जो है वो कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो को आपको सबसे पहले तो पॉज करना है, इसका जवाब आपको लिखना है। इसके साथ डिस्क्रिप्शन जो है वो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, और फिर आपको वीडियो को रिज्यूम करना है। अब देखिए, जैसे कि मैं रोज़ आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा था, लेकिन उसका जो जवाब है, आंसर है, वो मेरे तरफ से नहीं आ रहा था, और इसीलिए कल के वीडियो में बहुत सारे जो जवाब है वो फ्लक्चुएट हुए। काफ़ी लोगों ने ए कहा, काफ़ी लोगों ने बी कहा, कुछ लोगों ने सी कहा। तो काफ़ी जो जवाब है वो फ्लक्चुएट हुए। इसीलिए बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था कि आपकी तरफ से भी आंसर जो है आप बताइए क्या सही है, जिससे कि जो फाइनल आंसर है वो पता चल जाए। तो इसीलिए अब से जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा, आपको पहले आपको क्वेश्चन दूंगा, और वीडियो के एंड में इसका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। अभी अगर आपको दे दूंगा तो मतलब नहीं बनेगा, तो वीडियो के एंड में जो है मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि सही जवाब क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप अटेम्प्ट लेकिन ज़रूर कीजिए। यहीं पर आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब जो है वो आप लिखिए, उसका डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन लिखिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए। इन दी एंड आप जवाब जो है आपका क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भाषण 4 आइलैंड है, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर भाषण 4 आइलैंड लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। दूसरा आइलैंड जो है फॉर्म हुआ है बाय हिमालयन सिल्ट। तीसरा है म्यांमार जो है बिल्ट किया गया है, म्यांमार जो है उसने बिल्ड किया है रीलोकेशन कैंप रोहिंग्यास के लिए भाषण 4 आइलैंड पर। तो अब इसमें से सही जवाब कौन सा है ये आपको बताना है। 1 2 है, 2 3 है, 3 है या 1 ओनली, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, और भी बहुत सारे कोर्सेज, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। उसी के साथ साथ 1 इन ऑल सब्सक्रिप्शन है। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि इतने कम प्राइजेस में जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो क्या इसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए है, एक एक सब्जेक्ट्स के लिए? जी नहीं। यहाँ पर एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप सभी जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय कर सकते हो। मतलब जो आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, सभी कोर्सेस को आप एंजॉय कर सकते हो, और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। तो जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है रीचिंग फॉर मार्स। रीचिंग फॉर मार्स, यहाँ पर क्या है, मार्स जो है उस पर पहुँचने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुलासा होगा। मतलब जो प्रीलिम्स है उस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है मार्स पर पहुँचने की कोशिश कर रही है, कौन कौन सी कंट्रीज़ मार्स पर पहुँच चुकी है, कौन कौन से लैंडर, रोवर, कौन से इक्विपमेंट्स लेकर वहाँ पर पहुँची है। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देन यहाँ पर साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो है वायरस का, देखिए अलग अलग जो स्ट्रेन होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। देन उसके बाद यहाँ पर गूगल्स पेमेंट डील अगर हम देखते हैं तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इंडिया जो है वो इन्वॉल्व ना हो तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब पैसे दिए जाएंगे गूगल सर्च इंजन जो है उसमें उनकी जो चीज़ें हैं वो शो करने के लिए। एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो चेंजेस है वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन जो भी आता है उसमें इंडिया अगर इन्वॉल्व ना हो तो वो पढ़ने की कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि अगर कुछ लॉज वहाँ पर लाए गए हैं, बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म किया गया है, प्रीलिम्स में आपको छूट-पूट क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये रिफॉर्म किस कंट्री ने किया है, ये रिफॉर्म जो है किस कंट्री के द्वारा किया गया है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी एडिटोरियल पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाइज आर्बिटर की, तो देखिए 15th फाइनेंस कमीशन जो उसके बारे में बात कर रहा है। अब हालांकि हमने कई बार 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है।
मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये ना ही पॉजिटिव्स नेगेटिव्स कुछ नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है नॉलेज की। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको एक इन्फॉर्म जो है वो किया जा रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना, क्या क्या उसने किया है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल रही है। तो डिटेल में इस आर्टिकल को देखें क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो आपके एग्जाम में भले वो प्रीलिम्स हो भले वो मेंस हो आप में काम आ सकती है। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जेंडर एंड पनिशमेंट, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो देखिए आज का द हिंदू जो है वो पूरा खोखला है। मतलब एक भी एडिटोरियल ऐसा नहीं है कि हमने वो पढ़ा ना हो या फिर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी एडिटोरियल नहीं है। अब थोड़ा बहुत ये वाला जो एडिटोरियल है ये थोड़ा काम आ सकता है, इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा काम आ सकता है। अब ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है लेकिन इसको मैं आज नहीं लूँगा, इसको हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी अगर ये क्रिकेट से देखते हैं, यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी हमने 3-4 बार डिस्कस किया वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में, है ना। बहुत सारे लोग जो उनको डर लग रहा है कि वैक्सीन जो है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है। गवर्नमेंट जो है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम बताओ वैक्सीन जो है वो सही है, ये बोलने से नहीं होता है, आपने कुछ लॉजिकल रीजन जो है वो भी यहाँ पर देने चाहिए। तो कई बार हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी उसके बारे में बात की जा रही है। जो कंटिन्यूसली यहाँ पर ट्विटर वॉर चल रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर जो चल रही है ना टूल किट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है। तो ये कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके से हमें पूरे एडिटोरियल नज़र आ रहे हैं, एक एक करके चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रीचिंग फॉर मार्स। ये हमारे GS3 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मार्स पर जाना मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें एक दूसरे प्लैनेट पर जाना है। अब प्लैनेट्स हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर अगर हम सन को रख देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन को अगर हम रख देते हैं, ये हमारा है सन, ठीक है, ये अपने रेंजेस जो है वो छोड़ रहा है। सन के बाद हमें सबसे पहले तो जो मार्स है वो नज़र आता है, नहीं भाई साहब, मर्क्यूरी जो है वो नज़र आता है। फिर मर्क्यूरी के बाद कौन सा नज़र आता है, मर्क्यूरी के बाद हमें वीनस जो है वो नज़र आता है। देन उसके बाद हमें अर्थ जो है वो दिखाई देती है, मर्क्यूरी वीनस अर्थ। देन उसके बाद आता है कौन सा, उसके बाद आता है मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कौन सा, उसके बाद देखने को मिलता है जुपिटर, है ना, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड पहले प्लूटो जो है वो भी था लेकिन अब ये डी रिकॉग्नाइज किया गया है। अब ये प्लैनेट नहीं है, अब ये क्या है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट। याद कीजिए MM एकेडमी पर ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हमने लिए थे उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको जो 2006 में जो प्लूटो है उसको जो डी रिकॉग्नाइज किया गया तो उसके पीछे क्या कारण थे वो भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो प्लैनेट होता है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए क्या क्राइटेरियाज दिए हैं कि एक प्लैनेट के रूप में उसने रहना चाहिए। तो 3 कंडीशंस दी हुई है। एक तो क्या है, एक तो ये है कि उसने सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करना चाहिए, है ना। जैसे हमारी अर्थ अगर हम लेते हैं तो अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, गोल 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 चक्कर लगा रही है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसका मास इतना रहना चाहिए कि वो एक राउंड शेप जो है वो करना चाहिए, है ना, एक राउंड शेप जो है वो उसने कैप्चर कर लेना चाहिए। तो ये अर्थ जो है एक राउंड, पूरा राउंड हम नहीं बोल सकते लेकिन एक गोलाकार आकार जो है वो तो हमें दिखाई देता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लूटो की, तो प्लूटो जो है ये सन के अराउंड घूम रहा है, बिल्कुल सही है, ये राउंड शेप्ड है, बिल्कुल सही है। तो फिर अब यहाँ पर क्या है, तो तीसरी कंडीशन जो आ रही है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि उसका इतना वर्चस्व रहना चाहिए कि अपने पाथ में जो सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के अराउंड जो ये घूम रहे हैं, तो ये जो घूम रहे हैं तो क्या होता है, स्पेस में अलग अलग पत्थर जो है वो भी हमें दिखाई देते हैं। फर्ज कीजिए यहाँ पर कोई पत्थर है, 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 यहाँ पर कोई पत्थर है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से ये जो है ये घूमना शुरू किया, ठीक है। जब ये घूम रहा है तो क्या होता है कि जब वो घूम रहा है तो आसपास के इसमें वो अपने ग्रेविटी क्रिएट करता है
है ना, एक ग्रेविटी क्रिएट करता है। तो जब वो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है तो आइदर उसने ये जो बीच बीच के पत्थर है इसको या तो अपनी तरफ खींच लेना चाहिए या तो अपने से दूर ढकेल देना चाहिए। मतलब अपना जो पाथ है यहाँ से जो मूव हो रहा है, ये अपना पाथ जो है वो उसे क्लियर रखना है, पूरा क्लियर रखना है। तो ये जो पत्थर है आइदर ये इसके तरफ आ जाएंगे और इस पर गिर जाएंगे या फिर इसे दूर जो है वो फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब अपना पाथ जो है वो उसे क्लियर रखना है। यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या है, पाथ यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो एक प्लैनेट है। प्लूटो जो है ये तीसरी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये अपने पाथ को क्लियर नहीं रख पा रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए प्लूटो को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। ठीक है, और जो हम ड्वार्फ प्लैनेट देखते हैं उसकी एक कंडीशन जो है वो क्या है, एक तो यहाँ पर पाथ उसने क्लियर नहीं रखना चाहिए ड्वार्फ प्लैनेट के लिए। ठीक है, प्लैनेट के लिए इसने पाथ क्लियर रखना चाहिए, ड्वार्फ प्लैनेट के लिए पाथ क्लियर नहीं रखना चाहिए। एंड ड्वार्फ प्लैनेट के लिए एक चौथी कंडीशन और आती है कि वो मून नहीं रहना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारा जो मून है वो तो फिर प्लूटो से बड़ा, ये खतरनाक, पूरा पाथ क्लियर, ये फलाना ढिमकाना ये सब हो रहा है, लेकिन वो एक मून है ना, वो एक मून है ना। तो इसीलिए क्या है, ये इसको प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट करके रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन, सारे जो प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्व नहीं, रोटेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में। ठीक है, और सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिखते रहा कीजिए, जितना ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी प्लैनेट जो है कौन से डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इससे एक आपको ये हिंट मैं देता हूँ, जो डायरेक्शन में अर्थ जो है वो रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में सभी प्लैनेट रोटेट करते हैं। लेकिन दो ऐसे प्लैनेट है जो अपवाद है, जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो इन दो प्लैनेट्स का नाम जो है वो भी आपको बताना है और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो अभी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, बेसिक रिविजन आपकी हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पर मार्स पर। तो मार्स की जब हम बात करते हैं, एक रेड प्लैनेट, और कल के या परसों के ही वीडियो में क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा वॉल्केनिक जो माउंटेन है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, गोइंग टू मार्स इज नॉन ट्राइवियल सिंस बोथ प्लैनेट्स यहाँ पर रिवॉल्व अराउंड द सन। दोनों ही, जो अर्थ है जो मार्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, इसलिए कॉन्स्टेंट मोशन रिलेटिव टू ईच अदर। इसीलिए अगर आप देखोगे तो सिंस 1960s है ना, डिफरेंट स्पेस एजेंसीज जो है उन्होंने अपने मिशन को मार्स पर भेजने की कोशिश की है। बिटवीन 1976 टू 1992 बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो अपने मिशंस है वो लॉन्च किए हैं। अब देखिए करंटली 10 स्पेसक्राफ्ट अगर हम देखते हैं, कितने 10 स्पेसक्राफ्ट जो है 5 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज से वो हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए जो है वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, ईयू जो है यूरोपियन वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, इंडिया जो है वहाँ से हमें देखने को मिलता है, चाइना जो है वहाँ से हमें देखने को मिलता है, यूएई जो है, यूएई लेटेस्ट, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये 5 कंट्रीज़ है, 10 स्पेसक्राफ्ट है। अभी आपको क्या करना है, फटाक से यहीं पर वीडियो को पॉज कर दीजिए क्योंकि इसका जवाब जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही दिखाई देगा। फटाक से वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे ही पॉज करोगे फटाफट इनके जो मिशंस के नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फटाफट लिखो। देखो क्या है, हम जैसे जैसे खुद को एनालाइज करेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए फटाफट लिखो। अगर आपको नहीं पता है वीडियो को पॉज करो, बाकी लोगों ने अगर कुछ लिखा हुआ है तो उनका आप कमेंट पढ़ो और फटाफट रिजॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएसए, ईयू, इंडिया, चाइना, यूएई, तो इनके मिशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नासा का परसिवरेंस और चाइना का तियांगवेन 1 ये यहाँ पर मार्स पर लैंड होने के लिए टक टक तैयार हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं डिटेल्स पर, मतलब नासा के कौन कौन से हैं, इंडिया के कौन कौन से हैं, ईयू के कौन कौन से हैं, चाइना के कौन कौन से हैं, यूएई के कौन कौन से हैं। नासा की अगर हम बात करते हैं तो मार्स इनसाइट और रोवर क्यूरियोसिटी, 3 ऑर्बिटर मार्स रिनोजेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी एंड मेवन, ये हमें देखने को मिलते हैं। देन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का मंगलयान 1 है ना, मंगलयान 1 आपने देखा है, वो मूवी देखी है मॉम।
EU, मतलब पिक्चर का नाम नहीं है मेरा मॉम, नहीं तो बोलोगे, उसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है। EU अगर हम देखते हैं तो 2 ऑर्बिटर्स हैं, मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है ना, और UAE जो है उसका हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना एंड UAE जो है उनके भी इस तरीके से हमें यहाँ पर जो मिशंस हैं वो देखने को मिलते हैं, तियांगवन एंड होप। अब यहाँ पर तियांगवेन 1 अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट मिशन है टू मार्स फ्रॉम चाइना। चाइना से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट मिशन जो है ये हमें देखने को मिलता है मार्स पर सक्सेसफुली अंडरवेंट टू ऑर्बिट इंसर्शन फेब 10 पर। तियांगवेन 1 जो है ये कैरी कर रहा है ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। इसमें आपको पता है ऑर्बिटर क्या करता है, ऑर्बिटर जो है ये मार्स है, अगर ऑर्बिटर क्या करेगा यहाँ पे ऑर्बिट जो है वो करता रहेगा, है ना, ये ऑर्बिट करता रहेगा। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास लैंडर भी है, जैसे हम चंद्रयान जो है, चंद्रयान मिशन हमने देखा था, उसमें भी ये 3 चीज़ें कैरी आउट की जा रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था, मून पर जो लैंडर है वो लैंड करेगा, देन उसमें से एक छोटी सी गाड़ी निकलेगी जो रोवर रहेगी, उसको चक्के रहेंगे, और वो यहाँ पर जो सॉइल बोलिए, है ना, जो मिनरल्स बोलिए, वो यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्स पर ये जो तियांगवेन मिशन जा रहा है इसमें भी ऑर्बिटर है जो ऑर्बिट करता रहेगा, उसमें वेदर कंडीशंस, ये सारी चीज़ें जो है, एटमॉस्फेयर, वो सब हमें पता चलता है। देन उसके बाद लैंडर जो है वो लैंड करने के बाद रोवर जो है वो निकल कर काफ़ी सारे सतह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जज करता है। चाइना का जो अप्रोच है फॉर लैंडिंग अ रोवर इज समवट डिफरेंट। अब यहाँ पर नासा का रोवर अगर हम देखते हैं तो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है तियांगवेन का। तियांगवेन 1 जो है ऑर्बिट करेगा मार्स को फॉर फ्यू मंथ्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू लैंड, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपको प्रीलिम्स पे सीधे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसका मिशन था, या फिर मैच द पेयर में आपको पूछा जाएगा कि ये मिशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो भैया मैच कर लो, है ना। अब यहाँ पर तैयार क्या करना चाहिए, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है तैयार करने के लिए वो ये है, मार्स मिशन ऑफ ऑल दी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है उनके मार्स मिशन जो है उनके नाम जो अभी मैंने हम देखे हैं। देन क्रोनोलॉजी कि पहले किसने भेजा है, सेकंड किसने भेजा है, थर्ड किसने भेजा है, इस तरीके से। देन डिटेल्स ऑफ फोर्थ कमिंग इवेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अगर हम इसरो की बात करते हैं, इसरो के कौन कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं, या फिर मार्स मिशन के लिए कौन कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं, किस किस के आने वाले, जैसे हमने परसिवरेंस, ये सब सारी चीज़ें देखी है। देन स्पेस एक्स जो है, अगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है भाई साहब, क्योंकि स्पेस एक्स जो है वो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अलग है, तो स्पेस एक्स के दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये आप तैयार करके जरूर रखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी काम आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वाइस आर्बिटर। वाइस आर्बिटर यह हमारे GS2 पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। 15th फाइनेंस कमीशन आप सभी को पता ही होगा, फाइनेंस कमीशन आप सभी को पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन के जो आंकड़े हैं उस पर भी बात की जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा आप देखिए इस आर्टिकल को, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर पॉसिबल होता है तो मैं सेपरेट वीडियो भी इस पर इसी को काट कर सेपरेटली मैं प्लेस कर दूंगा, जिससे कि अगर आप 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में सर्च करते हो तो आपको इजीली इसके बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो ये GS2 बोलिए या फिर जो प्रीलिम्स होता है उस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की, या फिर हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है, देखने को ये मिलता है कि फाइनेंस कमीशन जो है ये संवैधानिक तौर पर बात करता है, मतलब संविधान जो है वही इसके बारे में बात करता है। हमारा संविधान जो है, फिर फाइनेंस कमीशन जो है वो रहना चाहिए। अब फाइनेंस कमीशन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन, इसका मतलब ये है कि ये गठित किया जाता होगा, है ना। जैसे हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में देखा हुआ है ना, 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखा हुआ है। तो यहाँ पर 15th कमीशन जब बात कर रहे हैं हम, मतलब ये टोटल आंकड़े क्यों आ रहे हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि यार 16th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर 52nd इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर 100th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, इसका मतलब ये है कि जब हम 15th बोल रहे हैं तो मतलब इसका गठन किया जाता होगा। अब ये संविधान बोलता है, तो संविधान कौन सा आर्टिकल के तहत बोलता है, आर्टिकल 280। प्रेसिडेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन फॉर 5 ईयर्स। अच्छा, मतलब इस सवाल का जवाब जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया। ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, लेकिन कब, हर 5 साल में, ठीक है, 5 साल, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हर 5 साल में जो है
मतलब फाइनेंस कमीशन जो उसका गठन होता है। इसीलिए अभी अगर आप देखोगे तो हमें 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ फीचर्स की। ये फीचर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीचर्स कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और यही चेंजेस जो है ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है कब की गई थी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1952 जो है उसमें हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है उसका यहाँ पर गठन किया गया था और कॉन्स्टिट्यूट की गई थी किसके चेयरमैनशिप में, के.सी. न्योगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, 52 से लेकर 57 तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 5 साल के लिए गठन किया गया। अब यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट देखते हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो देखने को मिल रहा है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फर्स्ट एवर कमीशन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, इसी की वजह से यहाँ पर सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट एवर कमीशन है टू हैव गिवन रिकमेंडेशन स्पैनिंग ओवर 6 ईयर्स। समझ रहे हो आप, यहाँ पर 6 साल जो है उसके लिए है। नहीं तो हमने देखा हुआ है कि भैया हर 5 साल के लिए गठन किया जाता है, 5 साल हो गए, दुनिया खत्म, सब खत्म। 6 साल के लिए किया जा रहा है फ्रॉम 20 to 26। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेंडेमिक जो यहाँ पर आया है उसकी वजह से 1 साल तो वेस्ट ही चला गया है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, 2020 से लेकर 25 तक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 2020 से लेकर 26 तक स्पैनिंग में 6 साल के लिए यहाँ पर ये जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्या ऐसा पहली बार हुआ है, बोला ही जा रहा है फर्स्ट एवर कमीशन है ये, फर्स्ट एवर कमीशन। इसके पहले इंटरिम रिपोर्ट जो है, जो अंतरिम रिपोर्ट होती है वो तो दी गई है 9th and 11 कमीशन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर्स के कमीशन 5 साल के लिए था। अंतरिम रिपोर्ट दी थी लेकिन था तो 5 साल के लिए, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो 6 साल के लिए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 9th and 11th ये भी आपको ध्यान में रखना है, 9, 2, 11। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, 9, 2, 11 है ना, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 15 फाइनेंस कमीशन जो है ये न्यूज़ में है बहुत सारी यूनिक डिमांड्स की वजह से। मेजर चैलेंज जो यहाँ पर आ रहा है 15 फाइनेंस कमीशन के सामने वो है पॉपुलेशन सेंसस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 2011 की पॉपुलेशन सेंसस। क्या हुआ कि पहले जो फैमिली प्लानिंग है उसकी बात की गई। फैमिली प्लानिंग जो है, जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कर ली, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई। अगर हम नदर्न स्टेट्स देखते हैं, खासकर यूपी बिहार अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही हमें देखने को मिला है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुए। उसी के साथ साथ बाकी भी इश्यूज़ है, जैसे कि नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड है ना, कुछ पैरामीटर्स, कुछ परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही थी, जिसके यूनिक बेसिस पर 15 फाइनेंस कमीशन जो उसने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कमीशन इन इट्स फाइनल रिपोर्ट, मतलब क्या है, अभी फाइनल रिपोर्ट जो है कमीशन की आ चुकी है। तो अब फाइनल रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है, क्या होता है कि सेंटर जो है उसके पास पैसा आता है। सेंटर के पास पैसा कहाँ से आता है, अलग अलग तरीक़ों से। हमने बजट के वीडियो में देखा हुआ है, सरकार के पास अलग अलग तरीक़ों से पैसा आता है। और ये जो तरीके हैं, मतलब इनकम टैक्स से पैसा सेंटर के पास आया, कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा आया है ना, अलग अलग, मतलब जो टैक्सेस लगाते हैं, जीएसटी बोलिए, देन उसके बाद सेस, सरचार्ज, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे सेंटर के पास पैसा आता है। अब इसमें से कुछ हिस्से अगर निकाल दिए, कुछ सेस निकाल देते हैं, कुछ सरचार्जेस निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, तो बाकी का अगर 100 रुपया सरकार के पास आ रहा है तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट्स को भी जाता है। क्यों जाता है, हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म से क्या हो रहा है, फेडरलिज्म से हम यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको भी एम्पावर करने का हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्पावर कैसे करते हैं, तो उनको पैसे देकर। जब हम पैसे देंगे तो अपने आप एम्पावर हो जाएंगे, है ना। एम्पावरमेंट कैसे आएगी, आपको अगर मैं बोलूँ कि आप एम्पावर हो जाओ, आप पूरे घर को संभालो, कैसे संभालोगे भैया, पैसे अगर आपके पास नहीं आ रहे। हाँ, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है तो फिर आप एम्पावर हो जाते हो कि हाँ मैं अपने घर को संभाल सकता हूँ। तो जब यहाँ पर कंट्री की बात आ रही है, जब यहाँ पर राज्यों की बात आ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा। अभी अगर आप देखोगे तो स्टेट्स कौन से यहाँ पर सक्षम हो रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर जो है ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। खैर, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो उनको एम्पावर करने के लिए पैसा देने की ज़रूरत होती है और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए सेंटर क्या करती है, सेंटर यहाँ पर जो पैसा है वो स्टेट्स को देती है। अब कितना पैसा देगी, सेंटर तो ये बोलेगी ना, नहीं भैया 100 में से मैं तुमको 10 ही रुपया दूंगी, मैं तुमको 20 ही दूंगी। तो इसलिए इसका जो फैसला है, फैसला मतलब फैसला नहीं, लेकिन एक रिकमेंडेशन के तौर पर फाइनेंस कमीशन जो उसके ऊपर सौंपा गया कि भैया आप बताओ, आप पूरा देखो क्या चल रहा है, पूरा ब्यौरा लो, उस हिसाब से आप बताओ कितना हमको देना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल, क्योंकि ये होता है वर्टिकल, तो मतलब सेंटर से स्टेट की तरफ कितना आ रहा है
उसको हम कहते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है 41% बताया गया है। अब अगर आप देखोगे तो पिछले फाइनेंस कमीशन ने 42% बताया था, इस फाइनेंस कमीशन ने भी 42% बताया था। फिर सर आप ये क्या बोल रहे हो, 42 बोल रहे हो, यहाँ पर 41 लिखा है। हाँ बिल्कुल, क्या हुआ है कि ये जब 42 बताया गया था उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अलग नहीं हुआ। अभी क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया और बायफर्गेट हो गया। खासकर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनने की वजह से क्या हुआ कि अब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो है वो आ जाता है यूनियन के अंडर में, मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी यूनियन की हो गई, है ना। तो इसीलिए क्या है कि अब यहाँ पर उसका जो 1% था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का 1% उसको मिलता था, वो 1% यहाँ पर एडजस्ट हो गया और 41% जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई वर्टिकल डिवोल्यूशन। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब अब क्या है, अब सेंटर से ओवरऑल जितने भी हमारा राज्य है, मतलब समझ लो 28 स्टेट्स हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। करेक्ट, 28 स्टेट्स हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है, क्या आप बता सकते हो यूनियन टेरिटरीज कितनी है और कौन कौन सी है, वो क्या आप बता सकते हो? क्योंकि भले ही जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बायफर्गेट हुआ हो, लेकिन कहीं कहीं पर हमें मर्जर भी देखने को मिला है। तो यूनियन टेरिटरीज कितनी है वो आप बताइए। और 28 राज्य है, तो इनके 28 राज्य जो है अब 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 41 रुपये जो है वो यहाँ पर 28 स्टेट्स को मिलने वाले हैं, 28 राज्यों को मिलने वाले हैं। तो समझ लो कि एक घर में एक फादर है और उनके 28 बेटे हैं। तो फादर ने बोला कि देखो मैं तुमको 40 रुपये जो है वो सबको दे रहा हूँ। अब 40 रुपये बच्चों के पास तो आ गए, 28 बच्चों के पास, लेकिन अब 28 बच्चे जो हैं उनमें कितने कितने रुपए बटेंगे, उनमें कितने कितने रुपए बटेंगे? ऐसे तो फादर ने बोला नहीं कि तुम इक्वली बांट लो, है ना। तो बटेंगे कितने, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बेटा कितना सक्षम है। अगर एक बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा सक्षम है, वो बहुत अच्छा कमा भी रहा है, तो उसको कम पैसे जाएंगे, है ना। और एक बेटा है वो बिल्कुल ही नहीं कमा रहा है, उसको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसका बंटवारा जो है वो होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर हार्मोनाइज करने की कोशिश की गई। यहाँ पर अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पर लाए गए। इक्विटी एंड परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इफिशियंसी क्राइटेरिया ऑफ टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, यहाँ पर 12.5% वेट जो है वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी दिया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, 12.5%, मतलब क्या है, यहाँ पर वेटेज दिए गए हैं अलग अलग क्राइटेरियाज को। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो क्राइटेरिया जो दिया गया है, यहाँ पर 14 फाइनेंस है, यहाँ पर 15 फाइनेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकम डिस्टेंस, ठीक है, ये इस तरीके से वेटेज देखने को मिल रहा है, वेटेज है। तो इसमें कितने में से कितना वेटेज किसको मिलता है, उस हिसाब से पैसे जो है वो दिए जाएंगे। पहले यहाँ पर पॉपुलेशन 1971 की थी, लेकिन अब पॉपुलेशन 2011 की यहाँ पर कंसिडर की जा रही है। एरिया अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर देखा जाता है। फॉरेस्ट कवर यहाँ पर देखा जा रहा था। देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है वो यहाँ पर लाया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर 12.5% जो अभी हमने यहाँ पर देखा है ना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है वो लाया गया है। देन टैक्स एफर्ट्स अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर लाया गया है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से फाइनेंस कमीशन के पैरामीटर्स में कौन कौन से क्राइटेरियाज इंक्लूडेड है। तो आपको आ सकता है 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में बोल दिया जाएगा, उसमें आपको बोलेंगे पॉपुलेशन 1971, वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं भैया पहले था अभी नहीं है। देन उसके बाद आपको आ सकता है फॉरेस्ट कवर, नहीं भैया फॉरेस्ट कवर पहले था, अभी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है। देन उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है वो आपको आएगा, टैक्स एफर्ट जो है वो आपको आएंगे। तो इस तरीके से ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, रट्टा मार लो, ये चीज़ को रट्टा मार लो, कौन कौन से पैरामीटर्स है। आपको ये नहीं आएगा कि कितना वेटेज किसको दिया गया, हाँ सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है ऐसा आ सकता है, सबसे कम वेटेज किसको दिया गया है ऐसा आ सकता है। लेकिन आपको वेटेज पर्टिकुलरली कितना है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन कौन कौन से क्राइटेरिया है ये आपको ज़रूर पूछेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं 15 फाइनेंस कमीशन के सेकेंड इस पर। सेकेंड कोर फंक्शन अगर हम देखते हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का, वो ये है कि यहाँ पर जो ग्रांट इन एड है वो कैसे दिए जाए। अब कमीशन ने टोटल ग्रांट जो है वो इतना इतना रिकमेंड किया है। ग्रांट्स हम सभी को पता है, जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, है ना, किसको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो ग्रांट दिए जाते हैं। अभी याद कीजिए बजट का सेशन, बजट में मैंने आपको बताया था रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट में आप एक्सपेंडिचर पर याद कीजिए, है ना, हमने रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर देखे थे। एक्सपेंडिचर में हमने देखा था ग्रांट्स गिवन, है ना। रेवेन्यू बजट में हमने एक्सपेंडिचर में देखा था ग्रांट्स गिवन जो राज्यों को दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रांट्स जो है किस तरीके से ब्रॉडली कैरेक्टराइज की जाती है। तो ये सारे इस पर जो ग्रांट्स है वो प्रोवाइड की जाती है। ये भी आपको आ सकता है कौन कौन से क्राइटेरिया है जिस पर ग्रांट जो है दी जाती है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ग्रांट फॉर लोकल गवर्नमेंट, ग्रांट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट,
सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट कुछ सेक्टर के लिए दिया गया है, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, है ना। तो इस तरीके से ग्रांट जो है वो दी जाती है। अब फिर उसके बाद ये जो ग्रांट दी जा रही है, अगर इन राज्यों को दी गई, फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश को ग्रांट दी गई, उन ग्रांट में से उत्तर प्रदेश ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसा जो है वो इस्तेमाल किया, तो अब ये जो हिस्सा होता है इसको अगर माइनस कर देते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट से, तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। याद कीजिए, याद आ रहा है ना। हाँ, तो अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बजट का वीडियो आप देखिए, बजट बाय मयूर मोगरे डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे टर्मिनोलॉजीज, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, देन फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। तो ये सारे ग्रांट जो है इस तरीके से दिए जाते हैं। विथ रिगार्ड टू लोकल गवर्नमेंट, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट हमारी म्यूनसिपैलिटीज, पंचायती राज, ये सब ग्रांट जो है रिकमेंड किया जा रहा है इतना ड्यूरिंग 21 to 26, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, मतलब क्या है, ग्रांट जो अवेल किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। देन टाइमली यहाँ पर ऑडिटिंग होना, ऑनलाइन अवेबिलिटी जो है अकाउंट्स की वो रहना। देन यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट जो है प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू अर्बन लोकल बॉडीज़ का वो देखना। सेकेंडली यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है उन पर इतनी निगरानी जो है उसके साथ सारी चीज़ें जो है वो देखी जा रही है। अब पहली बार ये फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो हुआ ही है कि 6 साल के लिए है भाई साहब, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड किए हैं 8,000 करोड़ टू स्टेट फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़। किसके लिए, फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़। सीधा उठाकर आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है प्रीलिम्स में, ग्रांटिंग ₹1,000 करोड़ ईच फॉर 8 न्यू सिटीज़। फोकस जो अर्बन ग्रांट्स का फॉर मिलियन प्लस सिटीज इंप्रूवमेंट इन द एयर क्वालिटी एंड सर्विस लेवल बेंचमार्क सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। मतलब यहाँ पर स्वच्छ भारत जो है उसके लिए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए एंड एयर क्वालिटी मतलब पोल्यूशन इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर तवज्जो जो है वो दिया जा रहा है। कमीशन का रिकमेंडेशन है फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड, ये इन लाइन विद प्रोविजंस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन बोथ वेल टाइम्ड एंड नेसेसरी। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, आगे आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो कांड हुआ है, जो पेंडेमिक हुआ है ना, तो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन जो होते हैं, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है 10-25% graded cost sharing basis by states for NDRF and NDML which is not appreciated by the states। यहाँ पर क्या हो रहा है, NDRF है ना, इसके लिए भी अब यहाँ पर शेयर जो है स्टेट की तरफ से जाएगा। मतलब भाई साहब पहली मुंह का निवाला दे रहे हो, मुंह से निवाला छीन भी रहे हो, ऐसी चीज़ यहाँ पर हो गई है कि आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमें यहाँ पर बजटरी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, प्रोजेक्टेड बजटरी रिक्वायरमेंट एंड बजट एलोकेशन जो यहाँ पर देखा जा रहा है डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो यहाँ पर जो गैप है उसको ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो जो रिकमेंडेशन है फॉर सेटिंग अप डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, 4 स्पेसिफिक सोर्सेज से, ट्रांसफर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रोसीजर्स हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स है फ्रॉम मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस डिफेंस लैंड, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोसीड्स है ऑफ रिसीट्स फ्रॉम डिफेंस लैंड लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसके बारे में नहीं भी देखते हो तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता रहना चाहिए। डिफेंस जो है, डिफेंस एंड इंटर सिक्योरिटी, उसके लिए भी यहाँ पर कामकाज जो है वो किया गया, उसके लिए भी यहाँ पर जो 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड दिए गए हैं। वो कहाँ कहाँ से आएगा ऐसा आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि बता दो भैया 4 हो, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, अगर ये आता है तो ऑल ऑफ दी अबव उसका जवाब रहे। कमीशन जो उसने यहाँ पर रिकमेंड किया है दैट 1,000 करोड़ पर एनम, हर साल 1,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जाएंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिलीज ऑफ डिफेंस एंड CAPF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये मतलब जो उनकी लाइफ जो है फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ में अगर सेक्रीफाइस होती है तो उसके लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर लाई गई है जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो ये पूरा एनालिसिस जो है वो हमने 15th फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर किया है। इससे बाहर आपको अब कुछ भी, अब 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में, क्योंकि ये चलता रहेगा, थोड़े बहुत इस पर आर्गूमेंट आते रहेंगे, ये अच्छा किया नहीं, ये बुरा किया नहीं, फलाना किया, ढिमकाना नहीं किया, हाँ अब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर वीडियो जो है आप रोज़ देखा कीजिए
क्योंकि क्या होता है, हम पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है वो कवर करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर से अगर उस पर आता है तो दोबारा उसको कवर करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कुछ यहाँ पर न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। एडिटोरियल्स में से यही था, न्यूज़ जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है CPI, उसमें इंडिया का जो रैंक है वो फिसल गया है भाई साहब। मतलब करप्शन 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 फिसल गया। इंडिया का जो रैंक है स्लिप हुआ है 6 प्लेसेस टू 86 अमंग 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज में से देखा जाता है ये, और 86 प्लेस पे हमें इंडिया का रैंक देखने को मिल रहा है। और रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 2019 अगर हम देखते हैं तो 80th रैंक जो है वो इंडिया का हमें देखने को मिला था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ये रिलीज़ करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड किया गया है 1993 में, बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। कहाँ पर बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए है कि ग्लोबल करप्शन जो है उसको कम किया जा सके, है ना, एंटी करप्शन मेजर्स लिए जा सके, जिससे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है करप्शन की वजह से जो होती है उसको हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट नोटेबल पब्लिकेशन इंक्लूड ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब इंडिया जो है इंडेक्स जो है ये यहाँ पर रैंक करता है 180 कंट्रीज़ को। देन उसके बाद यहाँ पर ये स्केल 0 to 100, मतलब 100 मतलब वेरी क्लीन, ये इस्तेमाल करता है। और अगर हम देखते हैं टॉप परफॉर्मर्स के बारे में, तो टॉप परफॉर्मर में हमें करप्शन परसेंट डेनमार्क है एंड न्यूजीलैंड है, ठीक है, करप्शन केस में। देन उसके बाद 88 ये स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये हमें 85 देखने को मिलते हैं। पुअर परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, साउथ सूडान है, सोमालिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद सीरिया, येमेन, वेनेजुएला, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है ना, वो कंट्रीज़ फल फूलती नहीं है। जहाँ पर करप्शन कम है वो कंट्रीज जो है वो बहुत अच्छा जो अपना एक ओहदा है वो यहाँ पर लेकर आती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूज़ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैपमाई इंडिया हैव पार्टनर्ड इंडिजिनियस जियो स्पेशल पोर्टल, जिसका भुवन नाम दिया गया है। तो ये भुवन क्या है, ये बीबी के वाइन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू गाइडलाइन जो है जियो स्पेशल सेक्टर जो है इंडिया में उसके लिए किया गया है। ये पोर्टल अगर हम देखते हैं भुवन, ये टाइप ऑफ वेब पोर्टल है जो यहाँ पर जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एक्सेस की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर पता रहना चाहिए वाया इंटरनेट। अब यहाँ पर देखिए एफडीआई एंड एफपीआई आप कई बार न्यूज़ में सुनते रहते हो। एफडीआई बढ़ गया, एफपीआई कम हो गया, एफपीआई बढ़ गया, एफडीआई कम हो गया। एफडीआई को यहाँ पर 49% से 74% तक ऑटोमेटिक रूट से दिया गया है, फलाना किया है, टिमका, ये कई बार आता है। तो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए एफडीआई एफपीआई में डिफरेंस क्या है। इसलिए ये सीधा मैं लेकर आ गया हूँ जिससे आपको पूरा एक ही वीडियो में पूरे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, एफडीआई रेफर किया जाता है टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में। मतलब अगर एंजेलिना जोली को इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो एफडीआई यहाँ पर ला सकती है। ये कैसा रहेगा, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई पर्टिकुलर हम ज़मीन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट जो है बड़ा प्रोजेक्ट उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एफडीआई कहलाता है, जो बहुत टाइम के लिए रहता है। एफपीआई अगर हम देखते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स या फॉरेन कंट्री जो है सच एज स्टॉक बॉन्ड्स अवेलेबल फॉर एक्सचेंज। मतलब अगर हम कोई शॉर्ट टर्म इसके लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अगर एंजेलिना जोली ने यहाँ पर रिलायंस के बॉन्ड्स खरीद ली है ना, रिलायंस के अगर शेयर्स खरीद ली, तो मतलब एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। रोल ऑफ इन्वेस्टर अगर एक्टिव इन्वेस्टर होता है, ये पैसिव होता है, कभी भी छोड़कर जा सकता है। टाइप अगर हम देखते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इनडायरेक्ट होता है ना, थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, हाई कंट्रोल इस पर होता है, वेरी लो कंट्रोल इस पर होता है। टर्म अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई अगर हम देखते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर का भाव ऊपर चला गया, उनको पैसे मिल गए, निकाल लिए पैसे। मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं, इफिशिएंट होता है, कंपेरेटिव लेस एफिशिएंट होता है। इन्वेस्टमेंट जो है डन किया जाता है फिजिकल एसेट्स पर, यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स पर, है ना। मतलब कोई अगर स्कूल बनानी है, स्कूल बनाने के लिए अगर किसी ने कुछ कर लिया, बहुत रेयर केस है लेकिन कर लिया, तो यहाँ पर होटल बनाना है, होटल बनाने के लिए अगर एंजिनियर जोली ने पैसे दे दिए, तो वो क्या हो गया, एफडीआई हो गया। एंट्री एंड एग्जिट डिफिकल्ट होता है, रिलेटिवली ईजी होता है, इसलिए फट से निकाल के इसलिए इसको अनस्टेबल माना जाता है ना। देन उसके बाद लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। यहाँ पर कैपिटल इन्फ्लो ही आता है, सिर्फ हमारे पास पैसा ही आता है सिर्फ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सब आता है कि लो भैया हमारा लो। रिस्क यहाँ पर स्टेबल होता है, यहाँ पर वॉलेटाइल होता है, क्योंकि कभी भी निकाल ले सकते हैं पैसे, कभी भी निकाल लिए मतलब ख़राब हो जाएगा ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में भी कई बार न्यूज़ में चलता रह रहा है।
तो ये अगर हम देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश की गई बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस को रेगुलेट करना, ठीक है, मतलब यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस जो है टैरिफ यारिफ ये सब देखना। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना। रिसेंट अमेंडमेंट्स अगर हम देखते हैं 2000 में, टू स्टैब्लिश टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल, इसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल खड़ा कर दिए जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो यहाँ पर हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा पहला मैंने MCQ आपसे पूछा था उसका जवाब जो है वो यहाँ पर आपके सामने है। इसका जवाब है A1 एंड 2। मतलब यहाँ पर जो भाषण 4 है, आइलैंड लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल पे। आइलैंड जो है फॉर्म किया गया है हिमालयन सिल्ट के द्वारा। तीसरा जो है म्यांमार नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने बिल्ड किया है रिलोकेशन कैंप रोहिंग्यास के लिए एट भाषण 4 आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये भी यहाँ पर देख सकते हो। तो बांग्लादेश जो है ये इसका जवाब है। तो ये भी आपको आ सकता है सीधा कौन से कंट्री ने यहाँ पर बांधा है रिलोकेशन कैंप, है ना, ऐसे भी सवाल आपको आ सकते हैं। तो ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगेन MM अकेडमी ऐप अगर आपने अब तो डाउनलोड नहीं किया, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा आपको, हाईएस्ट क्वालिटी। डेमो लेक्चर्स देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप, आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।